हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि तीसरी प्रश्नावली शुरू हो चुकी है और उसमें भी 3.1 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पॉइंट मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था और उम्मीद करता हूँ सभी ने किया होगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, उससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। रिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो इनका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इसमें भी कुछ आपको शर्तें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो वे दोनों रेखाएं क्या होगी, संपाद्य होगी और उनके अनेक हल होने वाले हैं, अनेक या फिर कह सकते हैं अनंत। ठीक है, और वो संगत होगी। ये तीन चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। संपाद्य है तो अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे या फिर संगत होने वाली है। a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रेखाएं होने वाली है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होने वाली है भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी कि एक हल होगा, केवल एक हल है, इसका मतलब है कि संगत होगा। इसमें आप असंगत तभी कहोगे जब कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, जिसमें हल आ रहा है वो संगत होगी, हमेशा ध्यान रखना। चाहे अनंत हल हो चाहे एक हल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हल है इसका मतलब है कि वो दोनों क्या होने वाली है, संगत होने वाली है। तो ये भी संगत है, प्रतिच्छेद है। तो तीसरी चीज आपको ये दे रखी है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये जो रेखाएं होती है ये होती है आपस में समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर। और समांतर होगी तो आपको पता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी नहीं, और प्रतिच्छेद करेगी नहीं तो हल होगा भी नहीं, तो कोई हल नहीं है इसके। ठीक है भाई, कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये जो स्थिति आ रही है ये आपके असंगत आ रही है, इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये तो बोल रहा हल है ही नहीं, तो ये तो असंगति हुआ भाई। इसमें एक तो मिल रहा था और इसमें अनंत मिल रहे थे, तो वो संगत हो गए, और जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा उसका मतलब है कि वो असंगत होने वाली है। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो सभी सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि अनुपातों a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी कि आपको नीचे कुछ समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उसमें आपको इन अनुपातों की सहायता से ये देखना है कि वो युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि एक बराबर है तो संपाद्य है तो संगत है, दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगी और संगत होगी, अगर दो बराबर है तीसरी बराबर नहीं है तो समांतर होगी और असंगत होगी। बस ये अगर आपको तीन शर्तें ध्यान है तो आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो ये आपके सामने दे रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 3x माइनस 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इसको सबसे पहले तो व्यापक रूप में व्यक्त कर दो, तो ये c है जो इस तरफ आ जाएगा, तो 5 दे रखा है वो, यानी कि इसका व्यापक रूप हो जाएगा आपके 3x प्लस 2y, और ये समीकरण के इस तरफ प्लस का है, इसको मैं समीकरण के उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको भी समीकरण के उस तरफ भेज दो भाई, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण आपको दिए हुए हैं ये संगत है या फिर असंगत है। ठीक है ना, ये आपको पहचान करनी है। तो संगत कब होते हैं, जब इनके हल होंगे, या तो अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत हल होंगे तो वो संगत होगा। और अगर इसके हल होंगे ही नहीं, 0 हल है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं समांतर होगी और उनके हल नहीं होंगे तो वो असंगत होगा। ठीक है, तो चलो इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले
तो इनके पहले तो आप व्यापक समीकरण से तुलना कर लो। तो इसमें आपके आ जाएगा a1 का मान क्या आ जाएगा, a1 का मान 3 आ गया, क्योंकि a1 हमेशा पहले समीकरण के x का गुणांक होती है, ठीक है ना। और b1 है वो पहले समीकरण के y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 2। तो अब आपको व्यापक समीकरण तो याद हो ही गए होंगे, तो उनकी तुलना ही करनी है बस। और c1 जो है वो अचर पद जो आपको दे रखा है वो लिखना है, यानी कि -5। और a2 जो है वो समीकरण नंबर 2 का x का गुणांक यानी कि 2। b2 यानी कि समीकरण नंबर 2 के y का गुणांक -3। और c2 यानी कि आपके समीकरण नंबर 2 का अचर पद -7। अब इनकी आप तुलना कर लो, अनुपात ज्ञात कर लो सभी के। a1 बट्टा a2 यानी कि 3/2, b1 बट्टा b2 बराबर आ जाएगा 2 बट्टा -3। और c1 बट्टा c2 आपके आ जाएगा -5 बट्टा -7। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आपके आ जाएगा 5/7। तो देख लो भाई अब तीनों बराबर है या फिर बराबर नहीं है, वो आपके ऊपर है डिपेंड। देखो इनको क्या लग रहा है आपको, a1 बट्टा a2 3/2 है, b1 बटा b2 2 बटा -3 है, और c1 बटा c2 5/7 है। इसका मतलब है कि ये तीनों ही बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2। तो ये तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि प्रतिच्छेद वाली शर्त काम आएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिच्छेद हम यहीं तक लेते हैं। इसका मतलब होता है कि वे तीनों ही बराबर नहीं है, क्योंकि वो c1 बटा c2 वो बराबर नहीं होगा। तो तीनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि दी गई जो रेखाएं आएगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी होगी इसका मतलब क्या है भाई, एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल। एक हल होगा इसका मतलब है कि रेखाएं क्या होने वाली है, संगत होने वाली, ठीक है ना। इस प्रकार आप आराम से अनुपात ज्ञात करके पता लगा सकते हैं कि वो रेखाएं जो आपको दी हुई है, रेखाओं के समीकरण जो दिए हुए हैं वो संगत है या फिर असंगत, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3, दूसरा पॉइंट आपको खुद को करना है और पॉइंट नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले तो इसको व्यापक रूप में बदल दो आप, 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। उसी प्रकार इसको भी कर दो चेंज, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब आपको इनमें करनी है व्यापक समीकरणों से तुलना। तुलना करोगे तो आपको मिल जाएगा a1 का मान 3/2, b1 का मान मिल जाएगा 5/3 और c1 का मान मिल जाएगा -7। a2 का मान मिल जाएगा आपको 9 और b2 का मान मिल जाएगा आपको -10 और c2 का मान मिल जाएगा आपको -14, ठीक है। अब इनके अनुपात ज्ञात कर लो आप, a1 बट्टा a2 बराबर 3/2 और बट्टा में आ जाएगा 9। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब x बट्टा y और इनके बट्टा में अगर z दे रखा हो तो ये z है वो ऊपर जाके इससे गुणा हो जाता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे कोई भिन्न दे रखी हो, जैसे मान लो आपको p बटा q दे रखी हो, तो ये भिन्न पूरी आप गुणा में लिख सकते हो लेकिन उल्टी हो जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, x बट्टा y गुणा में आ जाएगी और इसमें q नीचे है तो q ऊपर आ जाएगा, q बटा p ऊपर था तो p नीचे आ जाएगा। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी यही करना है कि z जो आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो z की तरह यहाँ पे जो 9 है ये यहाँ गुणा में आ जाएगा, यानी कि आप इसको ये ले सकते हैं कि भाई 9 के बट्टा में आप एक तो मान ही सकते हो, तो ये जो भिन्न आई है इसको पूरा उल्टा करके गुणा में कर दो, यानी कि 3/2 गुणा हो जाएगा, एक जो नीचे था वो ऊपर आ गया और 9 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनको आप 3 को काट सकते हैं, 3 का भाग 3 में गया एक बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, यानी कि 1/2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 1/6। और b1/b2 आपके सामने आ जाएगा 5/3
बटा में आ जाएगा माइनस का 10। 9 की तरह इधर से ऊपर चला जाएगा गुणा में 5/3 1 बटा माइनस का 10, तो माइनस आ जाएगा बार, और 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 5 का भाग 10 में गया 2 बार, यानी कि माइनस तो आ गया बार, 1/2 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 6, यानी कि माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आपको दिया हुआ है C1/C2, तो ये आपको दे रखा है माइनस का 7/-14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7/14 है तो 7 का भाग 7 में गया 1 बार, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, यानी कि आपको मिलेगा 1/2। तो इसमें भी भाई देख लो आप, A1/A2 का अनुपात जो है वो B1/B2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और C1/C2 के अनुपात के बराबर भी बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो रेखाएं दे रखी है ये परस्पर क्या होने वाली है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने वाली है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, इसका मतलब ये समीकरण क्या होंगे, संगत, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक हल होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो वो बिंदु ही उनका अभिष्ट हल होगा, तो हल है, इसका मतलब है कि ये समीकरण भी संगत होने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ देखो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 आपको दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो भाई आप व्यापक रूप में चेंज कर दो इसको, 5x - 3y - 11 बराबर 0, माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये माइनस का 22 है, इसको मैं समीकरण के उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब इनकी आप तुलना कर दो व्यापक समीकरणों से, और A1 A2 के मान ज्ञात कर लो। A1 का मान आ जाएगा 5, B1 का मान आ जाएगा -3, C1 का मान आ जाएगा -11। उसी प्रकार A2 का मान आ जाएगा -10, B2 का मान आ जाएगा 6, और C2 का मान आ जाएगा आपके साथ 22। ठीक है, तो C2 का मान कितना आ गया, 22 आ गया। अब इनके अनुपात क्या कर लो, A1/A2 कितना हो जाएगा, 5/-10, तो 5/-10 को अगर आप काटोगे तो 5 का भाग गया 1 बार, 5 का भाग गया 2 बार, यानी कि आपको मिल जाएगा -1/2। उसी प्रकार आप B1/B2 के अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, तो B1 दिया हुआ है -3, B2 दिया हुआ है 6, यानी कि -3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, यानी कि -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप C1/C2 भी ज्ञात कर सकते हैं, C1 आपको 11 दिया हुआ है और C2 आपको 22 दिया हुआ है, तो माइनस का माइनस रह जाएगा, 11 का भाग 11 में गया 1 बार, 11 का भाग 22 में गया 2 बार, यानी कि -1/2 आएगा। इसका मतलब है कि भाई A1/A2 भी -1/2, B1/B2 भी -1/2, और C1/C2 भी -1/2, यानी कि तीनों के अनुपात क्या है, आ रहे हैं भाई, बराबर आ रहे हैं। और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो वो रेखाएं कैसी होती है, संपाती। कैसी होती है, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं होती है, इसका मतलब है उनके अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत हल। और अनंत हल है, इसका मतलब है कि वो संगत होगी। अगर रेखाओं के आपस में एक भी हल है तो वो रेखाएं संगत होने वाली है, और जिनका एक भी हल नहीं है वो असंगत होगी। ठीक है ना। इस प्रकार आप आराम से जांच कर सकते हैं कि रेखाएं संगत है या फिर असंगत है। 3 का पॉइंट नंबर 5वां, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले व्यापक रूप में चेंज कर दो आप, तो 4/3x प्लस 2y और माइनस का 8 बराबर 0। ये 8 माइनस कैसे हुआ ये आपको पता ही है, अब बार बार समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका समीकरण के दूसरी ओर भेजा है तो साइन तो चेंज होता ही है। प्लस का है तो माइनस, और माइनस का होता तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का 8 हो गया। उसी प्रकार 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 आ जाएगा। अब इनकी आप तुलना करके a1 a2 के मान ज्ञात कर लो। तो a1 का मान यानी कि x का गुणांक 3/2,
B1 का मान आपको मिल जाएगा भाई y का गुणांक यानी कि 2। C1 का मान यानी कि जो अचर पद दे रखा है माइनस का 8। इसी प्रकार A2 जो आपको दिया हुआ है वो होगा आपका 2 और B2 जो होगा वो हो जाएगा 3, C2 जो होगा वो हो जाएगा आपके माइनस के 12। अब आप इनके अनुपात ज्ञात कर लो भाई। A1 बट्टा A2 कितना आ जाएगा 4/3 के बट्टा में आ जाएगा 2। तो इस 2 के बट्टा मान लो आप 1 है, तो नीचे भी भिन्न है ऊपर भी भिन्न है, तो नीचे वाले भिन्न को क्या कर दोगे गुणा में लाने के लिए उल्टा कर दो भाई 4/3 गुणा। जो 1 यहाँ पे नीचे है वो आ जाएगा ऊपर और 2 जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। तो 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, यानी कि आपको मिल जाएगा भाई 2/3। इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं B1/B2। तो B1 आपको दिया हुआ है 2 और B2 आपको दिया हुआ है 3, ठीक है ना। इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं C1/C2। तो C1 आपको दिया हुआ है माइनस का 8, C2 दिया हुआ है माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कट हो गया और 4 का भाग गया 2 बार, 4 का भाग गया इसमें भी 3 बार। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि भिन्न को आप अगर कोई समान संख्या से कट रही है, जैसे ये भी 4 से कट रही है ये भी 4 से कट रही है, तो आप आराम से काट के उसको सरल किया जा सकता है। तो 4 से 8 को काटा 2 बार, 4 को 12 से 12 को काटा 3 बार, यानी कि आपको मिल गया भाई 2/3। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों के तीनों अनुपात क्या होने वाले हैं बराबर होने वाले हैं। तीनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या होता है रेखाएं संपाती होगी भाई। क्या हो जाएगी संपाती रेखाएं होगी, और संपाती होगी इसका मतलब है कि वो संगत होगा, क्योंकि संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भाई कोई भी असंगत था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो असंगत हो सकता है, तो चलो वो भी करवा देते हैं आपको, ठीक है। वरना आप बोलोगे कि असंगत वाला हमें घर पे करने के लिए दिया और संगत वाला यहाँ पे करवाया। हाँ तो भाई सभी सामने ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर दूसरा आपके सामने दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि जो रेखा दे रखी है संगत है या फिर असंगत है। आ जाओ चलो अभी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले दिन को व्यापक रूप में चेंज कर दो आप। 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y - 9 बराबर 0। अब आप ज्ञात कर लो इसमें A1 A2 A3। A1 क्या आ जाएगा इसमें 2, B1 क्या आ जाएगा भाई -3, C1 क्या आ जाएगा -8। इसी प्रकार A2 क्या आ जाएगा भाई A2 आ जाएगा आपके 4 और B2 आपके आ जाएगा -6 और C2 आपके आ जाएगा -9। चलो इनके अनुपात ज्ञात कर लो भाई। A1/A2 बराबर 2/4। 2/4 को अगर आप सरल करोगे 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप B1/B2 ज्ञात करोगे तो -3/-6 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, यानी कि यहाँ भी आपको मिलेगा 1/2। फिर आपके आ जाएगा C1/C2। तो C1 का मान आपको -8 दे रखा है, C2 का मान -9 दे रखा है। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 8/9 आ जाएगा। और ये किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये 8/9 ही रहने वाली है। अर्थात आपको क्या प्राप्त हो रहा है, A1/A2 है वो बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है वो इनके बराबर नहीं है। और ये स्थिति आपको पता ही है किस समय आती है, जब रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है भाई,
समांतर रेखाएं होगी तो आपको ये वाली कंडीशन प्राप्त हो जाएगी, और समांतर रेखाएं होगी तो उनका हल होगा शून्य, कोई हल नहीं होगा। तो उन दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी नहीं, वो दोनों समांतर, इसका मतलब एक ऐसे चल रही है और एक इसकी समांतर चल रही है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं, तो मिलेगी नहीं तो हल कैसे होगा भाई? तो इसका मतलब है कि समांतर रेखाएं होगी तो उनके कोई भी हल नहीं होंगे, और हल नहीं होगा इसका मतलब है वो रेखाएं क्या होने वाली है? असंगत होने वाली है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका हो गया पूरा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो 6 और 7 तो कुछ है नहीं ऐसा। तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके पहला क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट था, फिर आपके दूसरा क्वेश्चन था, और फिर तीसरा क्वेश्चन करवा दिया आज, और फिर 5वां क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन ही इसके इंपॉर्टेंट है और ये चारों ही करने हैं, बाकी आपको जो है दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दे रखा है नहीं करना है, चौथा और छठा और 7वां क्वेश्चन करना ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वही यहाँ पे करवाया जाएगा और ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है ना? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 आपको दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 36 मीटर। तो आपको बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आपको लिखना है दिया क्या है आपको, तो दिया है आयताकार बाग का परिमाप, सॉरी अर्ध परिमाप है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है आपको? 36 मीटर। ठीक है, अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि लंबाई जो दे रखी है वो चौड़ाई से आपको 4 मीटर अधिक दी हुई है। तो मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई आपको x मीटर दी हुई है। ठीक है, तो चौड़ाई x मीटर है और लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी? तो x में 4 जोड़ दो आप, कि चौड़ाई आपके अगर x मीटर दे रखी है और क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपको चौड़ाई x मीटर मान लिया आपने, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 जोड़ दो इसके अंदर, तो आपकी लंबाई आ जाएगी x प्लस 4, x प्लस 4 मीटर आपकी हो जाएगी क्या? लंबाई। ठीक है ना? अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है, देखो आप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है इसका परिमाप। लेकिन ये बोल रहा है अर्ध परिमाप है इनकी आधा, तो इसका कर दो आप आधा, इनकी 2 का भाग लगा दो, तो इसका अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी। तो लंबाई प्लस चौड़ाई की आप जो इसका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है उसकी तुलना दिए हुए मान से कर दो आप, यानी कि अब लिखो आप, अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा भाई? लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको कितना दिया हुआ है? 36। तो लंबाई और चौड़ाई का मान आप यहां से रख सकते हैं, तो लंबाई का मान आ जाएगा x प्लस 4 और चौड़ाई का मान आ जाएगा आपके x, यानी कि 36। तो x प्लस x कितना हो जाएगा भाई? 2x, और 4 इस तरफ प्लस का है, मैं समीकरण के इसको इस तरफ भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 36 माइनस 4। 36 माइनस 4 कितने हो जाते हैं? 32, और यानी कि 2x बराबर आपको मिल रहा है 32। तो x के गुणा में 2 दिया हुआ है, मैं गुणा वाले 2 को इस तरफ भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आप कह सकते हैं 32/2, यानी कि 16 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया भाई? 16। और x आपने किसको माना था? चौड़ाई को, तो चौड़ाई आ गई आपके 16, और लंबाई आ जाएगी 16 के अंदर आप कितने जोड़ दोगे? 4। तो 16 प्लस 4 कितने हो जाएंगे भाई? 20 मीटर। ठीक है, और वापस आप चेक भी कर सकते हो
कि अर्ध परिमाप आपके 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अर्ध परिमाप की लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो लंबाई आपकी 20 दे रखी है, चौड़ाई आपकी 16 दे रखी है। तो 20 प्लस 16 कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो ये इस प्रकार आप आराम से अर्ध परिमाप अगर आपको दिया हुआ हो तो आप आयताकार भाग की आराम से विमाएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चौड़ाई आ गई आपके 16 मीटर और लंबाई आ गई आपके 20 मीटर। तो इस प्रकार ये 3.1 के जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कल करेंगे हम 3.2, ठीक है फिर, थैंक यू।